लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमेटेरिया पे। हम स्टडी हार्ड गेट सक्सेस आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट जीस्ट क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी प्रोवाइड कराते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जो फियर होता है, जो प्रेशर होता है स्टूडेंट को क्वेश्चंस देख के, और जो एक माइन्यूट कन्फ्यूजन आ जाता है, तो हम इस तरीके से लेक्चर को परफॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि कंप्लीट जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी को आप आत्मसात कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, और उसके बाद क्वेश्चंस देखते ही आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं। एनसीईआरटी ही बेस है। पहले हम लोग एनसीईआरटी को कंप्लीट करके उसके बाद और फर्दर प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी भी पढ़ लेने के बाद काफ़ी हद तक सफल होंगे। और ऐसा ही रहा है। आप पूरे पेपर्स देखिए, सॉल्व करिए पुराने जो भी हो रहे हैं, और जो हमने लेक्चर्स दिए हैं, काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट फंस जाते हैं। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन, पैराग्राफ टू पैराग्राफ। अगर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, निश्चित सफल होंगे। हमारा लेक्चर है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना, जिसमें कि हम लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम एक्ट 2013 के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि को, हिस्ट्री को, एक सिनेरियो को पढ़ रहे हैं। ये क्या पृष्ठभूमि थी, कैसे तैयार हुआ, लोकायुक्त कैसे आया, लोकपाल क्या था। अब इसमें आगे के बिंदुओं को हम पढ़ते हैं। अगर आप कॉमेटेरिया पर नए हैं तो कृपया कॉमेटेरिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं कि विभागों से संबद्ध है। आगे की भूमिका हम आपको बता रहे हैं, पृष्ठभूमि और संसदीय स्थायी समिति, कैसे इसका प्रादुर्भाव आया, प्रादुर्भाव कैसे हुआ, क्या मतलब निकला, कैसे आया अस्तित्व में लोकपाल और लोकायुक्त। अधिनियम 2013 के तहत आया। किस किस डेट को उसके मसौदा तैयार किया गया, मसौदा रखा गया, किस तरीके से ये निकल कर आया, तो ये चीजों को हम पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि, जो इसकी पृष्ठभूमि है, जो भूमिका बनी है, किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ लोकपाल, लोकायुक्त क्या थे, लोकपाल क्या था, लोकपाल बिल कैसे आया, कब उसके बारे में सोचा गया, कब उसको अमल में लाया गया। 5 सदस्यीय कमेटी इनके द्वारा बनी, सरकार द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी स्वयं अन्ना हजारे के द्वारा बनाई गई। तो इस तरीके से मंत्री स्तरीय अनुमोदन, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। इसी के आगे का हमारा पॉइंट आएगा कि विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने सभी हितधारकों, जिसके लिए हम अच्छा समझते हैं उसको बोलते हैं हितधारक, हित के लिए कार्य करते हैं जनता के, तो वो हितधारक हैं आपके। यह क्या किया, विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने सभी हितधारकों से जो अच्छा चाहते हैं, गहन और विचार विमर्श, मतलब डिस्कशन, क्या किया, गहन मतलब डीप, विचार विमर्श के बाद, अपने 48th रिपोर्ट, मतलब 48वीं रिपोर्ट, अपने 48th रिपोर्ट में कई प्रकार के अनुशंसाएं करते हैं, फिर उसको अनुमोदित करा लेते हैं। अनुशंसा मतलब परिकल्पना लाए कि हाँ ये होगा, अनुशंसित कर दी कि हाँ ये सही है। ये जो 10 पॉइंट हमने डिस्कस किया आपस में, वरिष्ठ जनों ने और सदस्यों ने, 5 सरकार द्वारा नामित, 5 स्वयं अन्ना हजारे द्वारा नामित जो चले, उनमें हमने अनुशंसित की कि हाँ ये बात सही है, ये ऐसे होना चाहिए प्रोसीजर, तो उसको अनुशंसा कहते हैं। तो अनुशंसाएं की मतलब अनुशंसा हम करते हैं, कि मतलब क्या क्या अनुशंसा थी उसके बारे में, कि इन दोनों विधेयकों, ध्यान दीजिए, जो हमने कल विधेयकों के बारे में पढ़ा था, इन दोनों विधेयकों की सामग्री, जो उसमें कंटेंट है, ध्यान दीजिए, और विस्तार में सुधार, मतलब इनका इलेबरेशन, जो बढ़ाव है, जो हम फैलाव कर रहे हैं, उसको विस्तार बोलते हैं। कि विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने सभी हितधारकों से गहन विचार विमर्श के बाद अपने 48वीं रिपोर्ट में कई अनुशंसाएं की कि इन दोनों विधेयकों की सामग्री और विस्तार में
सुधार किए जाने की गुंजाइश है। क्या है? सुधार किए जाने की गुंजाइश है। बड़ा सा है लास्ट में, गुंजाइश। समिति ने, कमेटी ने क्या कहा? समिति ने यह भी सिफारिश की है, समिति ने यह भी सिफारिश की है कि लोकपाल और लोकायुक्त, कि लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक, यह भी सिफारिश की है कि लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। कि लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। किसको? अम्बुड्समैन को, लोकपाल और लोकायुक्त को, जो दोनों पद होंगे इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिलनी चाहिए। क्या? पृष्ठभूमि कहती है कि विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने सभी हितधारकों, हितधारक क्या होते हैं? जो अच्छे के लिए कार्य करते हैं, आपके हित में, तो समिति के हित में कार्य कर रहे हैं, तो विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने सभी हितधारकों से गहन विचार विमर्श के बाद, डीप डिस्कशन किया इन्होंने, अपने 48वें रिपोर्ट में, अपने 48 जो इसकी रिपोर्ट है उसमें कई अनुशंसाएं की कि इन दोनों विधेयकों की सामग्री और विस्तार में सुधार किए जाने की गुंजाइश है, सुधार होना चाहिए। और कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। और क्या किया था? स्थायी समिति की सिफारिशों पर स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने लोकसभा में, पार्लियामेंट में लंबित पड़े, मतलब उसको लटकाया गया था कि अभी टाइम लगेगा इसको पास होने में, लेकिन सरकार ने क्या किया? लंबित पड़े, जो पेंडिंग में थे, स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने लोकसभा में लंबित पड़े लोकपाल विधेयक 2011, लोकपाल विधेयक 2011 को वापस ले लिया, को वापस ले लिया, और केंद्र में लोकपाल और केंद्र में लोकपाल, यूनियन में क्या? लोकपाल, एवं राज्यों में लोकायुक्त, एवं राज्यों में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने, संस्था को स्थापित करने के लिए किस डेट पर? दिनांक, दिनांक मतलब तिथि या डेट। लोकायुक्त और लोकपाल, केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने के लिए दिनांक, डेट है 22 of Feb 2011, 22 of Feb 2011 को लोकसभा में एक नया, 22 of Feb 2011 को लोकसभा में एक नया व्यापक लोकपाल,
एक नया व्यापक लोकपाल और लोकायुक्त। ध्यान दीजिए, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011, विधेयक 2011 को पेश किया। समझिए इसकी पृष्ठभूमि क्या है। विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने सभी हितधारकों से गहन विचार विमर्श के बाद अपनी 48वीं रिपोर्ट में कई अनुशंसाएं की कि इन दोनों विधेयकों की सामग्री और विस्तार में सुधार किए जाने की गुंजाइश है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने लोकसभा में लंबित पड़े लोकपाल विधेयक 2011 को वापस ले लिया और केंद्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त, केंद्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त, कहां पे देखिए ध्यान से, केंद्र में लोकपाल, राज्यों में लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन को, संस्था को स्थापित करने के लिए टेट 22 फरवरी 2011 को पार्लियामेंट में एक नया व्यापक लोकपाल और लोकायुक्त, एक नया व्यापक लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को पेश किया। और स्थायी समिति की, इसके साथ ही साथ क्या किया गया, परमानेंट कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए परमानेंट कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या कार्य किया कि लोकपाल और लोकायुक्त की, लोकपाल और वह का मतलब होता है और, लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक निकायों का को संवैधानिक निकायों का, कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स दर्जा दिया जा सकता है। संवैधानिक निकायों का दर्जा दिया जा सकता है सरकार, सरकार ने 116th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 116th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा विधेयक इन्होंने लागू किया 2011 में, को भी 2011 को भी पेश किया। क्या पेश किया, ध्यान दीजिए। कहा गया था कि लोकायुक्त और लोकपाल को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए, और यहीं पर देखिए बात आई, स्थायी समिति की सिफारिशें ने, स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कि लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक निकायों का दर्जा दिया जा सकता है, गवर्नमेंट ने 116th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो विधेयक 2011 को भी पेश किया। इस विधेयक को भी पेश किया। हम लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 में पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि में हम ये जानेंगे किस प्रकार से ये एक्ट आया। ध्यान दीजिए, किसी भी बिंदु की पृष्ठभूमि जो होती है उसके पूरे इतिहास को, पूरे स्ट्रक्चर को इलेबोरेट करती है। पूरा का पूरा
एक सार होती है, पूरा का पूरा एक निचोड़ होती है, किस प्रकार से वो व्यवस्थाएं आई, किस प्रकार से ये संस्थाओं का जन्म हुआ और किस किस प्रकार के संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये अमल में आई और आज हम इसका लाभ ले रहे हैं। देखिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 की पृष्ठभूमि कहती है कि विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने सभी हितधारकों से गहन विचार विमर्श के बाद अपने 48 रिपोर्ट में कई अनुशंसाएं की कि इन दोनों विधेयकों की सामग्री और विस्तार में सुधार किए जाने की गुंजाइश है। समिति ने यह भी सिफारिशें की हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने लोकसभा में लंबित पड़े, मतलब कि पेंडिंग पड़े जो मामले, लोकपाल विधेयक 2011 को वापस ले लिया और केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने के लिए डेट 22 Feb 2011 को लोकसभा में एक नया व्यापक लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को पेश किया और इसके साथ ही साथ स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या कि लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक निकायों का दर्जा दिया जा सकता है। गवर्नमेंट ने 116th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक जो 2011 है इसको भी पेश किया। ये हमारी पृष्ठभूमि रही। अभी काफी और हमारे पास पृष्ठभूमि पे प्रश्न हैं, इस पे और चर्चाएं हैं, लेकिन इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग अपनी रिवीजन बुक को निकाल लीजिए। मैं एक थॉरो रिवीजन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे के लिए। तो आप लोग अपनी रिवीजन बुक को निकाल लीजिए। मैं आपको रिवीजन कराने जा रहा हूँ। पूरे कंटेंट का हम आपको एक रिवीजन और करा देते हैं। कॉम्टेरिया पूरी तरीके से समर्पित है आपको। यहाँ पर अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो बेस्ट होगा। ध्यान रखिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। इसलिए आप निश्चिंत रहें। आइए हम एक रिवीजन कर लेते हैं इस पॉइंट पर। बस मैं सेट कर लेता हूँ इसको, अपने कैमरे को थोड़ी सी मैं सेटिंग कर देता हूँ इसकी। उसके बाद फिर हम वीडियो की मैं सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मैं आपको और नज़दीक ले आता हूँ इसको, कैमरे को, तो आपको ज़्यादा नज़दीक अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छा अब आपको दिखेगा ये रिवीजन। परफेक्ट है। चलिए अब कॉपी आप लोग निकाल लीजिए। Ombudsman Act 2013. In today's lecture we discuss about the history of Ombudsman Act 2013 in India. विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने सभी हितधारकों से गहन विचार विमर्श के बाद अपने 48th रिपोर्ट में कई अनुशंसाएं की थी और इन दोनों विधेयकों की सामग्री और विस्तार में सुधार किए जाने की गुंजाइश है। तो कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए और स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने लोकसभा में लंबित
पढ़े लोकपाल विधेयक 2011 को वापस ले लिया और केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने के लिए डेट 22 ऑफ फेब 2011 को लोकसभा में एक नया व्यापक लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को पेश किया और इसके साथ ही साथ स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कि लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक निकायों का दर्जा दिया जा सकता है, तो सरकार ने 116th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये विधेयक 2011 को भी पेश कर दिया। इस तरीके से ये जो चली पृष्ठभूमि, और अभी एक हम और आपको लेक्चर लेंगे पृष्ठभूमि पर, बहुत ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए और कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक एक बिंदु पर थॉरो लेक्चर और डिस्कशन हम लेंगे, क्योंकि हमारा एम है कि एक भी क्वेश्चन न छूटे। समय चाहे जितना भी लग जाए, समय चाहे जितना भी लग जाए, कोई प्रश्न न छूटे, कोई प्रश्न न छूटे, कोई प्रश्न न छूटे। जो आपके प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आ रहे एग्जामिनेशन में, छूटना नहीं चाहिए। ये कब होगा? कोई प्रश्न तब नहीं छूटेगा जब हम जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी को पूरी तरीके से जूस के फॉर्म में पी लेंगे। इस जीस्ट को, इस क्रक्स को इस तरीके से आत्मसात कर लेंगे, एब्जॉर्ब द नॉलेज, थॉरो नॉलेज ऑफ एनसीईआरटी। बाय द लेक्चर इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार एक साल से, पूरे वर्ष हो गए हमें, एक वर्ष इस पर हमने पूरा रिसर्च किया, गहन अध्ययन और गहन मेहनत इस पे की है, घड़ी मेहनत की हमने, घड़ी मेहनत हमने की है, बहुत मेहनत की है, और हमने इस प्लेटफॉर्म को जनरेट किया है, इस प्लेटफॉर्म को जिंदा रखा है। वी हैव टू प्रोवाइड नाउअडेज अ फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम। मुफ्त शिक्षा है आपके द्वारा, सिर्फ आपको डेटा और एक स्मार्टफोन की जरूरत है। पूरा प्रयास मैं करता हूँ, चैनल का मेंटर भी, एजुकेटर भी, डायरेक्टर भी, सब कुछ मैं, और आपके साथी हैं, आपसे हमें समझाने का पूरा एक संपूर्ण प्रयास होता है। समझा सकना ही लक्ष्य है, आप समझ जाएं। Try to enhance the understanding powers of aspirants and competitors or students। तो इसको बढ़ाना है, इनहेंस करना है, पावर को, समझने की क्षमताओं को बढ़ा पाना और उस तरीके से समझा पाना। ये प्रश्न इसमें से जो आते हैं, एक्ट में से, धाराओं में से, अनुच्छेदों में से, उपधाराओं में से, ऐसा आपके अंदर आत्मसात हो, ऐसा सेट हो गया हो वो लेक्चर, स्वतः ही आंसर आपके सामने। क्वेश्चन पेपर देखा, मार दिया, नहीं फला ये होगा तो ये होगा। कॉन्फिडेंट इन योर राइटिंग, इन योर बिहेवियर, you track the question of the Indian polity and constitution, then you have to sure about the answer of the question। फिफ्थ ऑप्शन आता है none of these, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर दे रहे हैं कि नहीं, चार ऑप्शन सही नहीं है, none of these ही होगा। तो ये कॉन्फिडेंट जनरेट करना है, ये कॉन्फिडेंट लेवल को इनहेंस करना है, ये पूरी परफेक्टनेस के साथ। आइए देख लेते हैं, वैकेंसी अपडेट है महत्वपूर्ण। ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम है 10 दिसंबर को, ध्यान दीजिए। एमपीपीसीएस प्री हो 17 दिसंबर को। अभी विद्यार्थी जोर लगा रहे हैं 17 दिसंबर 2023 को। 16 तारीख से 24 तारीख तक ईएमआरएस, टीसीटी, पीसीटी, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, प्रिंसिपल, सब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एग्जामिनेशन है। आपको याद होगा क्लब के मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के ईएमआरएस के, वो 16 दिसंबर से लेके 24 तक है एग्जाम। इसके लिए बच्चे जोर लगा रहे हैं कि एमपीपीसीएस प्री टल जानी चाहिए 17 दिसंबर वाली। एमपीपीसीएस मेंस है 2022, ये भी चलेगा 16 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, ऐसे डेट है। इसके लिए भी जोर लगा रहे हैं कि तुरंत कैसे हम पेपर आगे दे देंगे।
10 तारीख से शायद स्टार्ट है सारे पेपर एमपीपीएस मेंस के भी। तो इस तरीके से है। और भी जो महत्वपूर्ण वैकेंसियाँ हैं हम आपको बता देते हैं आज समाचार पत्र से। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो वैकेंसी हमारे पास आई है डिटेल में आपको ये अमर उजाला जॉब अलर्ट से बता रहा हूँ। ये देखिए जॉब आई है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो, यहाँ ध्यान दीजिए, IB मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो में फॉर्म आया है कि ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, ग्रेड 2 का फॉर्म आया है और इसकी डेडलाइन है 15 दिसंबर। ध्यान दीजिए 15 दिसंबर 2023। ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन फॉर्म है। IB में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 वैकेंसी है अनाउंस फॉर देयर एडवर्टाइजमेंट ऑफ ACIO पोस्ट ग्रेड 2 which is deadline of the form 15/2023. Now we have IIT Jammu. We have vacancy in IIT Jammu. IIT Jammu. 59 post. We have 59 post in IIT Jammu. Registrar, deputy registrar, deputy registrar and other posts हैं। 16 दिसंबर इसकी है डेडलाइन, 16 दिसंबर 2023। ये जम्मू IIT जम्मू में रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार एंड अदर पोस्ट which will have total number of posts is 59 posts. Forms deadline है 16 December 2023 and now we have vacancy in GAIL. We have vacancy in GAIL. Gas Authority of India Limited. Gas Authority of India Limited. We have 12 posts. Total number of posts 12, which will have manager, senior manager, senior manager post हमारा 12 post है senior manager. Now we have the vacancies and the deadline of the GAIL examination form 13 November 2023 and now we have vacancies in PGCIL. Vacancies in PGCIL, Power Grid Corporation of India Limited. We have vacancies about vacancy seats are 203 posts, 203 posts for the junior technician trainee, junior technician trainee. The form deadline which will be 12 December 2023. 12 December 2023 is the deadline of the form. Now we have vacancy about the Plasma Research Institution. Vacancy in Plasma Research Institution. We have 22 number of posts total. Total post vacancy 22 posts, which will have Technical Officer C. Technical Officer C. Deadline 18 December. Deadline are 18 December 2023. Now we have vacancies in National Highway Authority India. National Highway Authority of India. We have the total number of vacancies 10 vacant posts, which will for manager, deputy manager and assistant manager. NHAI have the vacancies for the 10 vacant seats for the manager, deputy manager and assistant manager. Form have deadline 14 December 2023. Deadline of the form 14 December 2023.
Now we have the miscellaneous vacancies for वैज्ञानिक और नवीनीकृत अनुसंधान अकादमी। वैज्ञानिक एवं नवीनीकृत अनुसंधान अकादमी में हमारे पास है कार्यकारी सहायक, सहायक प्रबंधक इत्यादि पदों पे। डेडलाइन है फॉर्म की 15 दिसंबर 2023। देयर हैव द वेबसाइट http://acSIR.res.in। Now we have the last vacancy of the today's panel of the job alert of Amar Ujala that we have भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एम्स। नाउ हैव कि इसमें हमारे पास जो पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। द फॉर्म हैव द डेडलाइन will be 13th of November 2023, which will applied on the website of http://main.icmr.nic.in। ICMR की जॉब है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में। ICMR में आपके पास प्रशासनिक अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है, इसके लिए 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। main.icmr.nic.in ये वेबसाइट है। आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। हमारी महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक, और हम सिलेक्शन तक आपके साथ हर कदम पे कंधे से कंधा मिलाकर हर एक विद्यार्थी के साथ, हर एक एस्पिरेंट्स के साथ, हर एक कॉम्पिटिटर के साथ। और हमारा महत्वपूर्ण जो टारगेट है, ध्यान रखिए, यूपीएससी है। हम पूरे टारगेट किए हुए हैं यूपीएससी के लिए। वी हैव द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर्स स्पेशली फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन सच एज and the other examination of PSC, Public Service Commission and additionally SSC, Staff Selection Commission। and now अगर आपको बेनिफिट मिलता है CAPF में जो भी एग्जाम, तो अंडर SSC सारे एग्जाम होते हैं। आर्मेड वाले सारे SSC के थ्रू आ गए, अग्निवीर वाले भी देख सकते हैं थोड़े पॉलिटिकल क्वेश्चन यहाँ से। हालांकि ये जो लेवल हम पढ़ा रहे हैं सबके लिए बेनिफिशियल है। ये एक प्राइमरी से अपर लेवल है जो पढ़ाई का, ये जो तैयारी का बेस है, the base of the root base of the Indian polity and constitution। तो राजनीतिक व्यवस्था पे और भारतीय संविधान पे जो बड़ा ही रोचक और बड़ा ही लाभप्रद आपका होगा ये लेक्चर, क्योंकि ये जो बेस होती है हमारी NCERT बुक्स, ये आपकी एक बेस होती है कंपटीशन की। ध्यान दीजिए, आप इस बुक को नहीं पढ़ते हैं, आप किसी भी राइटर की बुक उठा के पहले पढ़ लेते हैं। You have not completed your base, there are the not root is strong, that you have not exactly achieved the success because of the some other confusion in your mind. At the time of the examination, as I said that I have the series for such type of difficulty, that namely called question often confused in examination hall series, in which criteria provide the purified version of the G-Star, the crux of the NCERT, the concerned folder, I-Polity and Constitution for the competitor and aspirants and students। now पूरा प्रयास है कि एक बहुत ही सुलझा हुआ अनुसंधानिक और अध्ययनिक प्रवृत्ति से हम जो ये रिसर्च करके ले आते हैं, ये अपना लेक्चर, इसको आप अन्यथा न लें। ये पूरी तरीके से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, पूरी मेहनत इस पर लगती है। हफ्तों तक हम इस पर पूरा वर्क करते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल होनी चाहिए हर एक एस्पिरेंट की, जो कि बिगिनर स्टेज से आ रहा है, जो कि एक मिडिल स्टेज में चल रहा है, दैट हैव द इनहैंसिंग स्टेज, देन वी हैव टू इस लेवल का हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भयानि पश्यन्तु। तो एक प्रयास करिए आप, एक कड़क कर अभ्यास के जड़मति हो सुजा, रसली आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करिए, निराश नहीं होइए अभ्यर्थियों। आप लोग, आपके साथ हर कदम पे कॉम्पिटिटिव उपस्थित है। वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष जल्द ही, तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटिटिव IT चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक